नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत कब की गई? जवाहर नवोदय विद्यालय कैसे काम करता है? इसकी कौन सी समिति है? वो समिति कैसे काम करती है? और इसका उद्देश्य क्या है? और इस नवोदय विद्यालय की क्या-क्या सुख सुविधाएं हैं? अगर हमारे बच्चे इस नवोदय विद्यालय में जाएंगे तो उनको क्या-क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी? और इस नवोदय विद्यालय की फीस कितनी है, यानी बच्चों को कितनी फीस देनी पड़ती है? और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किन बच्चों का एडमिशन इसमें होना चाहिए और कैसे बच्चे जाने चाहिए, क्या वो बच्चे जा पा रहे हैं या वो बच्चे इन स्कूलों में नहीं पहुंच रहे हैं। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस नवोदय विद्यालय की शुरुआत कब की गई। नवोदय विद्यालय की शुरुआत 1986 में जब नई शिक्षा नीति आई तो उस नई शिक्षा नीति के साथ शुरू किया गया और ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जो कि प्रधानमंत्री तो बाद में बने 1991 में, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में, जब इलेक्शन हो रहे थे जिस टाइम पे, उसके बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई तो इनको भारत में प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन 1986 में ये मानव संसाधन विकास मंत्री थे और उसी टाइम पे उन्हीं की ये सोच थी कि ऐसे विद्यालय का निर्माण किया जाए कि गांव के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, ऐसे बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जिनके पढ़ने के लिए उसमें सुख सुविधाएं मिले। तो अब स्कूल बनाने के लिए उसका संचालन कौन करेगा, ये स्कूल कैसे चलेंगे, उसके लिए एक समिति तैयार की गई, एक समिति का निर्माण किया गया और उस समिति का नाम रखा गया नवोदय विद्यालय समिति। ये समिति आज भी काम कर रही है। अब इस नवोदय विद्यालय समिति का काम क्या क्या है, थोड़े से शॉर्ट में जानते हैं कि इसका काम क्या है। अब जाहिर सी बात है कि अगर स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए अगर कोई समिति बनाई गई है तो उसका काम क्या होगा, लेकिन इसका काम थोड़ा सा विशेष है, विशेष काम है इस समिति का। इस समिति का सबसे मेन काम है नवोदय विद्यालय की स्थापना करना, नवोदय विद्यालय खोलना। दूसरा काम है कि गांव के ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, जिनके पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं नहीं है, जिनके माँ बाप कमजोर हैं, जो अच्छी फीस नहीं जमा कर सकते, अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकते और खास तौर पर गांव में अच्छे स्कूल हैं भी नहीं, तो ये समिति का काम है कि गांव में एक ऐसे स्कूल खोलना, एक अच्छा स्कूल खोलना जिसमें गरीब घरों के बच्चे और गांव के प्रतिभाशाली बच्चे, जो प्रतिभाशाली हैं, वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, वो बच्चे इसमें पढ़ सके। भाषा के आधार पे इसमें हिंदी पूरे देश के नवोदय विद्यालय में इसमें हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पे बच्चों के लेवल को ऊपर बढ़ाना, ये भी इसकी मेन विशेषता है। और ये पूरे देश में एक तरीके की शिक्षा देती है। तो ये वन नेशन की जो धारणा है, जो राष्ट्र प्रेम की धारणा है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। यूनिफॉर्म एजुकेशन देता है, ऐसा नहीं है कि इस राज्य में अलग एजुकेशन दी जाएगी और इस राज्य में अलग एजुकेशन दी जाएगी। तो इस समिति के मेन काम यही है। अब हम जानते हैं कि इस समिति में, ये समिति कैसे काम करती है और इस समिति के कौन कौन से भाग हैं। अब इस समिति में जो मेंबर होते हैं, जो इसका अध्यक्ष होता है समिति का, नवोदय विद्यालय समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा शिक्षा मंत्री ही होता है। और अभी फिलहाल इस समय मोदी सरकार में ये मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनके पास में ये मंत्रालय है। और इस मंत्रालय का पहले नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन अभी इस डिपार्टमेंट का नाम ही चेंज कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, तो अब ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष इसी विभाग के मंत्री रहते हैं और इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, जो एनसीईआरटी से, सीबीएसई के बोर्ड के सदस्य, और इन सबसे जुड़े रहते हैं, जिनकी जिनकी शिक्षा विभाग में जरूरत होती है वही सदस्य इसमें होते हैं। तो ये समिति, इसके जो कार्यकारिणी समिति है, ये मेन समिति है और इसकी दो समितियां होती हैं जो काम करती हैं और इस विद्यालय के लिए काम करती हैं। तो अब विद्यालय में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, नए विद्यालयों को खोलना, तो उसका काम यही लोग करते हैं, इन्हीं लोगों के अंडर में है। और शैक्षणिक सलाहकार समिति है जो इसकी साथ समिति है, ये शैक्षणिक जो एजुकेशनल एडवाइज होती है, शिक्षकों को कैसे रखना है, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सबके जो सलाह देते हैं इस समिति के सदस्य देते हैं। और किसको देते हैं, कार्यकारिणी समिति को देते हैं। और दूसरी समिति है वित्त समिति। वित्त समिति क्या करती है, आप किसी स्कूल को चलाने के लिए और किसी भी बिजनेस और व्यापार को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है, तो ये धन इसी समिति के द्वारा
और इसी समिति के सलाह के द्वारा इकट्ठा किया जाता है कि कितने पैसे लगेंगे, अगले अगले सेशन में किन किन चीजों पे कितना ज्यादा खर्च करना है। ये समिति पूरी तरीके से सरकारी है, मतलब गवर्नमेंट है, और एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी स्वायत्ता प्राप्त संस्था है ये समिति, और अपने आप काम करती है, किसी के जोर दबाव में काम नहीं करती। सरकार की ही समिति है तो सरकार के हिसाब से काम करेगी, और सरकार के ही मेंबर इसमें रहते हैं। इनके सदस्य जो है सरकार के मेंबर ही रहते हैं। आगे हम जानते हैं कि इनका जो मुख्य कार्यालय है, मुख्य कार्यालय कहाँ पे है। पूरे भारत में ये नवोदय विद्यालय हैं, और उस नवोदय विद्यालय को एक जगह से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी इनकी धीरे धीरे करके बहुत सारी ब्रांचें बना दी गई हैं, और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इनके जो मेन सदस्य हैं वहीं पे बैठते हैं, लेकिन इनके और सारी ब्रांच ऑफिसें भी हैं, जहां से कई सारे देश के कई सारे राज्य वहां से कंट्रोल होते हैं। अब जो इस समिति का जो नवोदय विद्यालय समिति है, इसके कई सारे जोनल कार्यालय हैं, कई सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और जो कई सारे राज्यों को कंट्रोल करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं एक एक करके। भोपाल में है नवोदय विद्यालय समिति का एक कार्यालय, भोपाल में है। ये 3 राज्यों को कंट्रोल करता है। मध्य प्रदेश के नवोदय विद्यालयों को कंट्रोल करता है, छत्तीसगढ़ के नवोदय विद्यालय को कंट्रोल करता है, और उड़ीसा के नवोदय विद्यालय को कंट्रोल करता है। अगला चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ के नवोदय विद्यालय को कंट्रोल करता है। बहरहाल चंडीगढ़ में एक ही नवोदय विद्यालय है, और एक केंद्र शासित राज्य है, एक शहर ही है, उसकी आबादी जितनी भी है वहां पे एक ही नवोदय विद्यालय है। लद्दाख को कंट्रोल करता है चंडीगढ़ कार्यालय, हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को और पंजाब को कंट्रोल करता है। यानी उस रीजन के जितने भी राज्य हैं उसका कंट्रोलिंग पावर जो जोनल कार्यालय है चंडीगढ़ उनके पास में है। अगला जो अपना ये जोनल कार्यालय है नवोदय विद्यालय समिति का, हैदराबाद में है। ये आंध्र प्रदेश को कंट्रोल करता है, तेलंगाना को कंट्रोल करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कंट्रोल करता है, कर्नाटक को कंट्रोल करता है, केरल को, लक्षद्वीप को और पांडिचेरी को, यानी उस साइड के जो दक्षिण भारत वाले जो राज्य हैं उनको कंट्रोल करने का काम जो हैदराबाद का जोनल कार्यालय है वो करता है, और वही इनकी देखरेख करता है। जयपुर में है अगला जोनल कार्यालय इनका, ये दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को कंट्रोल करता है। अगला जो कार्यालय है वो लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्यों को कंट्रोल करता है। अगला जो जोनल कार्यालय है नवोदय विद्यालय समिति का वो पटना में है, और ये कंट्रोल करता है बिहार को, झारखंड को और पश्चिमी बंगाल को। अगला कार्यालय जो पुणे में है ये कंट्रोल करता है महाराष्ट्र को, गुजरात को, गोवा को, दमन दीव को, दादरा नगर हवेली को। अगला जो नवोदय विद्यालय समिति का जो अगला जोनल कार्यालय है वो शिलोंग में है। और ये जितने 8 राज्य हैं, पूर्वी भारत के जो 8 राज्य हैं जिसको 8 सिस्टर बोलते हैं, उनको कंट्रोल करता है। ये है मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम। इन राज्यों को ये वाला जोनल कार्यालय कंट्रोल करता है। बहरहाल सबसे पहले 1986 में जब इस नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई तो धीरे धीरे करके सारे राज्यों में ये नवोदय विद्यालय खोल दिए गए, लेकिन अभी भी जितने नाम आपने देखा पीछे, इनमें तमिलनाडु का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब वो भारत सरकार का हिस्सा है तो वो तमिलनाडु का नाम क्यों नहीं है। तो तमिलनाडु में इसलिए नहीं खुल पाया, एक राजनीति की वजह से है और कोई रीजन नहीं है। जब दक्षिण भारत के और सारे राज्य जहाँ पे हिंदी प्रमुख भाषा नहीं है, जब वो लोग वहां पे अपने ये विद्यालय खोल दिए और वहां के बच्चों को फायदा भी मिल रहा है, और तमिलनाडु राज्य के बच्चों को ये फायदा नहीं मिल रहा है, और आज तक एक भी विद्यालय तमिलनाडु राज्य में नहीं खुला है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये हिंदी का प्रचार न करने से, हिंदी को बढ़ावा न देने की वजह से यहाँ पे नवोदय विद्यालय नहीं खुल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये हिंदी का कोई चक्कर नहीं है, कि वहाँ के लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो हिंदी में बात करते हैं, उनको तो हिंदी भाषाएं आती हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं, जो उस राज्य के जो पिछड़े इलाकों के बच्चे हैं, जो गाँव के बच्चे हैं, उनके लिए भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से राजनीतिक है, और उन बच्चों को भी आईएएस के एग्जाम देने हैं, उन बच्चों को भी अपने भारत को समझना है। तो ये वाला नवोदय विद्यालय तमिलनाडु में अभी फिलहाल नहीं है। जितने भी उसके जिले हैं उन जिलों में किसी भी एक जिले में तमिलनाडु में ये वाला विद्यालय नवोदय विद्यालय नहीं है, तो ये समिति वहां पे नहीं काम करती है। आप जानते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में, जहां हमारे बच्चे जिसमें पढ़ने जाएंगे। ये तो समिति रही जो इस नवोदय विद्यालय को चलाती है।
अब हम जानते हैं उस नवोदय विद्यालय के बारे में जो जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे। अब नवोदय विद्यालय कहाँ पे खुलेगा, ये डिसीजन राज्य सरकार करेगी। जिस राज्य में ये विद्यालय खुलना होगा, अगर वो केंद्र शासित राज्य है तो केंद्र सरकार करेगी, अगर वो राज्य सरकार है तो राज्य सरकार करेगी। और ये समिति जमीन नहीं खरीदती है, तो ये जमीन उसको राज्य सरकार इस समिति को उपलब्ध करवाती है और उसी जमीन पे प्रस्तावित होता है, उस जमीन पे बनाया जाता है। इसके लिए मिनिमम एरिया 30 एकड़ चाहिए। तो ये जितने भी विद्यालय हैं, पहले जो बने थे वो 25 एकड़ में बने हुए हैं, अभी के लिए रिक्वायरमेंट जो लेटेस्ट है वो 30 एकड़ जमीन है। तो आपका बच्चा 30 एकड़ वाले जमीन में पढ़ाई करेगा अगर इस नवोदय विद्यालय में उसका एडमिशन हो जाता है। सबसे पहले 1986 में 2 विद्यालयों का प्रस्ताव रखा गया था। सबसे पहला विद्यालय था अमरावती में, महाराष्ट्र में था ये विद्यालय, और दूसरा विद्यालय था झज्जर में, और ये जगह हरियाणा में है। तो 2 विद्यालय की शुरुआत हुई थी और आज के डेट में 661 यानी 661 नवोदय विद्यालय पूरे भारत में काम कर रहे हैं और 663 नवोदय विद्यालय का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन 2-3 अभी क्या है वो बन रहे हैं, अभी वो जल्दी चालू हो जाएंगे। और ये मेरा डाटा थोड़ा सा पुराना है, हो सकता है वो चालू हो गए हो। तो इतने सारे विद्यालय हैं। अब आगे हम जानते हैं कि अगर हमारे बच्चे इसमें पढ़ने जाएंगे तो ये नवोदय विद्यालय उनको क्या क्या सुविधाएं देता है। अब अगर एक ये विद्यालय है तो 30 एकड़ में जो फैला है, सबसे पहली बात तो एक गांव में है, गांव में ही बनाए गए हैं विद्यालय। मतलब क्या है कि वो शहरों से एकांत में बनाए गए हैं। हमारा जो जिला है वो देवरिया में है और हमारे गांव के देवरिया में है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर के बगल में है तो आपके बच्चे इसमें पढ़ पाएंगे। इसके पढ़ने का अलग ही प्रोसीजर है, उसके लिए एग्जाम होता है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देवरिया के सारे बच्चे उसमें पढ़ते होंगे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, गांव तो बगल में ही है। फिर बहरहाल तो इसमें क्या क्या मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, थोड़ी सी फीस देनी होती है, फीस के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और एक अच्छी उम्दा शिक्षा दी जाती है जो भारत में अन्य जो संस्थान हैं जो अपने आप को बहुत उम्दा लगाते हैं, वैसी शिक्षाएं यहाँ पे बच्चों को दी जाती हैं। और उसके लिए अच्छे टीचर रखे गए हैं और उन टीचरों को रखने का काम, पेपर करवाने का काम नवोदय विद्यालय समिति ही करती है समय समय पर। तो गुणवत्तापरक शिक्षकों को रखा जाता है। और अगर शिक्षा दी जानी है तो यहाँ पे कितने टाइप के स्टाफ रहेंगे, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ। तो यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी और वो छोटे बच्चों के लिए, 8 तक के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बोर्डिंग फैसिलिटी, ये वाले स्कूल जो हैं डे स्कॉलर स्कूल नहीं है, ये वाले बोर्डिंग स्कूल हैं। इन स्कूलों में बच्चे जाएंगे, माता पिता उनके उस स्कूल में छोड़ देंगे एडमिशन मिलने के बाद में, वो बच्चे वहीं रहेंगे, उनके हॉस्टल में रहेंगे। और इन स्कूलों के कैंपस में 12 हॉस्टल हैं। कई बार ये बिल्डिंग एक साथ जोड़ के बना दी जाती हैं और कई बार अलग अलग करके बना दी जाती हैं। बॉयज हॉस्टल अलग है और लड़कों के हॉस्टल अलग हैं, छात्रावास अलग हैं और लड़कियों के हॉस्टल अलग हैं। जो लड़कियों के हॉस्टल हैं वो तो एक साथ हैं क्योंकि 1/3 लड़कियों का एडमिशन इसमें लिया जाता है। और जो लड़कों के हॉस्टल हैं वो एक अलग हैं, अलग जगह पे हैं। उनमें भी 2 सेक्शन है, एक जूनियर सेक्शन और सीनियर सेक्शन। 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं जूनियर सेक्शन वाले हॉस्टल में रहते हैं और जो 9 से 12th क्लास वाले बच्चे रहते हैं वो इनमें रहते हैं। इनमें रूम नहीं है, हॉस्टल में लॉबी है। उन लॉबी में बच्चे रहते हैं एक साथ में 20 बच्चे, 25 बच्चे। जैसे मैंने जो देखा है फिजिकली बलरामपुर नवोदय विद्यालय में मैं गया हूँ, वहां पे मैंने देखा हूँ तो 11 क्लास के और 12 क्लास के जो बच्चे हैं वो एक साथ रहते हैं, एक ही लॉबी में रहते हैं। उनके लिए सीमेंटेड बेड हैं कई जगह पे, कई जगह काट वाले बेड भी हैं और उन बेडों पे अपने बिस्तर बच्चे डालते हैं और वहां पे रहते हैं। और अगर हॉस्टल है तो वहां पे मेस की व्यवस्था रहेगी। तो ये एक संस्था जो नवोदय विद्यालय है बच्चों को फ्री में खाना भी मुहैया करवाती है और खाना मैंने यहाँ पे खाया है एक बार, तो इनकी क्वालिटी लगभग ठीक ठाक है, अच्छी है। और कई जगह पे 19-20 हो सकती है क्योंकि इसको लेकर कई बार शिकायतें आती रहती हैं इन विद्यालयों से बच्चों से। तो इनमें थोड़ी सी सुधार की जरूरत है और वैसे तो ठीक ठाक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म यहाँ पे फ्री दिए जाते हैं, साल में 4 बार बच्चों को ड्रेस इशू किया जाता है। जो ड्रेस बच्चे पहनते हैं वो ड्रेस उनके लिए दिया जाता है। टेक्स्ट बुक भी इनको फ्री दी जाती है, एनसीईआरटी वाली बुकें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं तो एनसीईआरटी की बुकें बच्चों को फ्री में मिलती हैं और वही बच्चे एनसीईआरटी की बुकें पढ़ते हैं, ये वाले बच्चे। स्टेशनरी भी फ्री में दिए जाते हैं जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल,
ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक्स, स्कूल बैग, ये सब भी फ्री में दिए जाते हैं। बच्चों को ये सब चीजें मुहैया करवाई जाती हैं। डेली यूजेज के सामान, जो बच्चे वहां पे रहेंगे तो डेली यूज के लिए भी उनको सामान लगेगा, तो इनमें अपना खरीदने की जरूरत नहीं है। ये भी बच्चों को प्रशासन के द्वारा, समिति के द्वारा इनकी बजट की व्यवस्था की जाती है और स्कूल इनको प्रोवाइड करवाता है। तो इनमें बाथिंग शॉप और वॉशिंग शॉप, मतलब कपड़ा धोने के लिए और अपना जो है शरीर नहाने के लिए, टूथपेस्ट, डेली ब्रश करने के लिए टूथ ब्रश भी दिया जाता है, शू पॉलिश दिया जाता है, हेयर ऑयल दिया जाता है, तेल लगाने के लिए जाता है, वॉशिंग भी करवाया जाता है कपड़ों का, आयरन के लिए भी इसमें व्यवस्थाएं हैं, बच्चों के कपड़े प्रेस करके दिए जाते हैं। और लड़कियों को, जो लड़कियां बड़ी हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन भी उनकी व्यवस्था करवाई जाती है। उनके पीरियड्स के लिए ये व्यवस्थाएं भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं इस स्कूल में। जब बच्चे अपने घर जाते हैं या कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उनको आने जाने के लिए किराया भी मुहैया करवाया जाता है। जो बच्चों का पैसा लगता है, जो फीस उसमें लगती है, वो अपना रसीद बना के देंगे तो प्रशासन उनको वाला पैसा पे कर देगा। तो ये, और इसमें थर्ड एसी और एसी बसेस तक के किराए जो है फ्री हैं। तो इन बच्चों को ये वाली सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं इस कैंपस में। उसके बाद में जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है, डेली बेसिस पे यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं इस कैंपस में। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है 2 घंटे के लिए तो बच्चा दिखा सकता है, और प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, प्राइमरी मेडिकल के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये भी बाहर से कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर इस स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो। और जो सीबीएसई की फी होती है, अब जितने भी एग्जामिनेशन बोर्ड हैं, कोई भी, मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया था, वो एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन संस्थाएं फ्री में एग्जाम नहीं करवाती हैं। वो अपने पैसे, अपनी हिस्सेदारी के पैसे, जो उनकी लागत लगती है, वो लागत वो लोग लेते हैं और उन्हीं से वो लोग पेपर करवाते हैं। तो सीबीएसई की जो फीस होती है वो यही नवोदय विद्यालय समिति के बजट से ही जमा होता है, और ये विद्यालय खुद ही एफर्ट्स करते हैं, ये समिति खुद ही देती है। अब बात रही, दूसरी बात आती है सुरक्षा की। तो सुरक्षा भी यहाँ बिल्कुल चकाचौंध है, सिक्योरिटी है, बाउंड्री है इस स्कूल में। बाउंड्री के अंदर बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। आने जाने के लिए एंट्री व्यवस्था है, जो लोग मिलने जाएंगे किसी से एंट्री करेंगे। पैराल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कई जगह मैं विजिट किया तो वो लोग आसानी से झूठ बोलने वाले लोगों को भी अंदर जाने देते हैं। तो यहाँ पे कई बार सुरक्षा में चूक भी हो चुकी है, तो काफी सुरक्षित है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है इन विद्यालयों में। दूसरी चीज क्या है, जो हॉस्टल वार्डन की व्यवस्था की गई है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल वार्डन है और लड़कों के लिए अलग हॉस्टल वार्डन है। एक एक लॉबी में एक एक, जो जूनियर सेक्शन है, सीनियर सेक्शन है, उसमें 3 से 4 लोगों को लगाया गया है बच्चों की देखरेख करने के लिए। मेस की जो व्यवस्था है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो मेस के मेंबर अलग हैं, और दिन में 4 बार इन बच्चों को खाना दिया जाता है। सबसे पहले सुबह में नाश्ता, दूध दिया जाता है सबसे पहले मॉर्निंग में, और कुछ नाश्ते भी मिलते हैं। दोपहर में खाना मिलता है 1 बजे के आसपास में, और शाम के टाइम में चाय के साथ में कुछ स्नैक्स भी दिए जाते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रात्रि के समय में 8 बजे रात्रि का भोजन दिया जाता है। खेलने के लिए पर्याप्त इक्विपमेंट अवेलेबल है, पर्याप्त फील्ड अवेलेबल है जो बच्चे खेलना चाहते हैं, और खेलना कंपलसरी भी है। सुबह सुबह पीटी में जाना, सुबह में टीचर को उठा देना सुबह में 5 बजे, ये सब सारी व्यवस्थाएं इन हॉस्टलों में पहले से हैं। जो टीचर मेंबर वहां पे रहते हैं उनके परिवार वाले भी रहते हैं, उनके लिए भी रहने की व्यवस्था है इस समिति ने, इस विद्यालय ने अवेलेबल करवाई हुई है। वो लोग वहीं पे रहते हैं और बच्चों के साथ में एक फैमिलियर एनवायरनमेंट की तरह वो लोग रहते हैं। तो बच्चों को ये एहसास नहीं होता है कि हम स्कूल से दूर हैं, हम अपने घरों में नहीं है। और वहां पे पूरी तरीके से शिक्षा का माहौल होता है, जो कि शारीरिक शिक्षा और हमारी मानसिक शिक्षा दोनों पे ये संस्था बल देती है, और हमारे बच्चे पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास होके ही बच्चे निकलते हैं। लेकिन इनमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि सीटों की संख्या बहुत सीमित है, और जिस उद्देश्य के लिए विद्यालय बनाया गया था, उस उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि उम्दा लड़के हैं, जिनकी आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, अगर हम उनको 1% भी माने, हमारी साइकोलॉजी ये मानती है कि 1% लोग अपने दिमाग से बहुत तेज होते हैं। तो अभी भारत की पॉपुलेशन इतनी हो गई है और गरीबों की संख्या भी कम नहीं है, तो उसके हिसाब से ये विद्यालय भी बहुत कम है। एक जिले में एक से काम चलने वाला नहीं है। इसकी जब शुरुआत 1986 में की गई थी तो इसका उद्देश्य यही था कि एक जिले में एक नवोदय विद्यालय कम से कम खोला जाए। कई सारे जिले ऐसे भी हैं जहां पे एक से ज्यादा भी हैं, जहां पे SC ST की संख्या ज्यादा है, वहां पे इनकी संख्याएं बढ़ा दी गई हैं और इनकी सीटें भी बढ़ाई गई हैं।
अब आगे हम जानते हैं कि इस नवोदय विद्यालय के लिए हमारे गार्जियन को, हमारे अभिभावक को, हमारे माँ बाप को कितनी फीस जमा करनी पड़ती है। तो जो 6 से 8 तक के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं लगती, एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जितनी सुविधाएं अभी मैंने पीछे बताई, ये सारी सुविधाएं इन बच्चों को मिलती हैं। लेकिन जब बच्चे 9th क्लास में पहुंचते हैं तो इन 9th क्लास में पहुंचने पे उनको थोड़ी सी फीस जमा करनी पड़ती है। और वो बच्चे जो साधारण परिवार से हैं उनके लिए 600 रुपये पर मंथ, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और जिनके पास कुछ आमदनी है, कमाई है, उनके लिए 600 रुपये महीने फीस देनी होती है। और जिनके माँ बाप या गार्जियन, जिनके माता पिता, अभिभावक, जो लोग इन बच्चों की देखरेख में, जिनके देखरेख में बच्चे रहते हैं, उनको 1500 रुपये महीने यानी कि 18,000 रुपये साल उनको जमा करने होते हैं। जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब है या कोई अच्छी आमदनी है। जो एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं और लड़कियां हैं, उनके लिए ये वाली फीस बिल्कुल भी नहीं लगती। 12 क्लास तक कोई फीस नहीं देनी होती है। और जो बीपीएल हैं, बीपीएल यानी कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं और जिनके पास ऐसे कार्ड हैं, बीपीएल कार्ड धारक जो लोग हैं और जो जिनकी आमदनी बिल्कुल कम है या अंत्योदय वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी ये फीस नहीं देनी होती है, बिल्कुल नहीं जमा करनी होती है। अब एक चीज का जिक्र और करते हैं, भाषा का। इनमें जो भाषा की पढ़ाई होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज, उनमें क्षेत्रीय भाषा, जिस जिले में स्कूल है और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, उसका बराबर ध्यान रखा जाता है कौन सी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो रही है। अगर नवोदय विद्यालय उड़ीसा में है तो उड़िया का ध्यान रखा जाएगा। तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में तो है नहीं बहरहाल, केरला में है तो कन्नड़ का, और अगर उत्तर प्रदेश में है तो हिंदी का। और जो जहाँ जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज है, भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाएं जहाँ पे बोली जाती हैं, तो उनका ध्यान रखा जाता है। मैथ और इंग्लिश, इनकी पढ़ाई, मैथ माफ कीजिएगा, मैथ और विज्ञान की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही होती है। 9th क्लास से इनको यूनिफॉर्म कर दिया जाता है। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी इंग्लिश पे ही जोर दिया जाता है और पूरे हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई होती है। जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ें, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। और मेनली यहाँ पे एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी की बुकें ही और एनसीईआरटी का सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। बहुत सारे इसके जो प्रोडक्ट रहे हैं वो बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े पीसीएस इन स्कूलों से निकले हैं। तो इनकी गुणवत्ता अभी तक गिरी नहीं है, गुणवत्ता को ये विद्यालय मेंटेन किए हुए हैं। कुछ विद्यालय अपनी गुणवत्ता को ज्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि वहां के बच्चे भी और वहां के समाज, वहां की सोसाइटी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये जिनके लिए विद्यालय बनाया गया है उनके बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया। और जिनके लिए विद्यालय नहीं बनाया, आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस विद्यालय के बारे में जानते हैं, उनके बच्चे ही इस स्कूल में पहुंच पाते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके बच्चे इस स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए बनाया गया था जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा है और जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास गरीबी है और शिक्षा के प्रति जो लोग जागरूक नहीं है। इन बच्चों को प्राइमरी लेवल पे ही तैयार करना पड़ेगा। 3 से 5 तक की जो क्लास होती है, 1 से 5 तक के जो सिलेबस होते हैं, अगले वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इसमें हम एडमिशन कैसे ले पाएंगे और कौन कौन सी भाषा की पढ़ाई जब हम करेंगे तो इसमें हमारा एडमिशन और हमारे बच्चे इसमें एडमिशन ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक अगली टॉपिक के साथ में। और नवोदय विद्यालय में हमको कैसे प्रवेश मिलेगा, उसकी परीक्षाएं कैसे होती हैं और ये कितनी ज्यादा टफ होती हैं, कितनी ज्यादा आसान होती हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।